Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the chapter number 10 of physics which is properties of matter. तो chapter number 10 बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और properties of matter ये चैप्टर का नाम है और स्टार्ट करेंगे चैप्टर मैटर से। देखेंगे क्योंकि नाम आप देख रहे हैं properties of matter। तो इस पूरे चैप्टर में हमने मैटर को डिस्कस करना है, मैटर को स्टडी करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे किससे बेटा, मैटर से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि भाई मैटर जो है, ठीक है, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कि मैटर की जो है 3 स्टेट्स हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं बेटा मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये 3 स्टेट्स जो है मैटर की, हम इनको फर्दर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़नी है और सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बेटा मैटर की, क्योंकि आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर से, ठीक है बेटे। तो अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे मैटर की, ठीक है, अभी आपने आगे कोई हेडिंग नहीं डालनी है, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर इसको रहने दिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस इसको रहने दें, ठीक है। फिलहाल सिर्फ हेडिंग डालें मैटर की, ठीक है बेटे। तो बेटा अगर हम मैटर की बात करें तो इससे पहले आप लोग डिस्कस करते हुए आए होंगे, इससे पहले कुछ ना कुछ आप लोग मैटर के बारे में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो मैटर क्या है कि भाई वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, ठीक है, मास हो मींस वजन हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर, ठीक है। तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर है, ठीक है। तो मार्कर की अगर हम बात करें तो मार्कर का कुछ ना कुछ वजन भी है, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फैन है, आपकी जो चेयर्स होती हैं, ठीक है, ये बोर्ड है, ठीक है, इसी तरह डस्टर है, ये सारी चीजें क्या है बेटा, मैटर है, ठीक है। पेन है, पेंसिल है, सब मैटर है। वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, ठीक है, मतलब मास हो और कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वो मैटर है, ठीक है। तो मैटर की आप लोग ने हेडिंग बेटी डाल दी होगी और हेडिंग डालने के बाद जल्दी से मैटर की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर, ठीक है बेटे। मैटर के बाद हेडिंग डाल दीजिएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर की, ठीक है बेटे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर को यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैटर की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर की हेडिंग डाल दिएगा, ठीक है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर को मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स आपने खुद लिखने होंगे, इसके बारे में आपने खुद लिखना होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो वो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आपने इसके पॉइंट्स जो हैं वो खुद लिखने होंगे, ठीक है। आप या तो पैराग्राफ वाइज लिखें या पॉइंट्स आप बना के लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। तो शॉर्ट में आपके पास एक सवाल आपके पास 3 to 4 मार्क्स से आ सकता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है, कि उसके आपको कुछ पोस्टुलेट मतलब पॉइंट्स आपको लिखने होंगे या आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर की बात करें तो उसके अंदर बेटे हम मैटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलके जो है वो एक मैटर जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी कि भाई मॉलिक्यूल और एटम से मिलके मैटर जो है वो फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मैटर जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है किसके बेटा, किस पे, एटम और मॉलिक्यूल्स पे। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब जब मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मैटर के अंदर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में होते हैं बेटा, मोशन में। और कौन कौन से मोशन हो रहे होते हैं, या तो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है, या फिर रोटेशनल मोशन में, ठीक है। अब वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है कि वो मोशन की टाइप जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर रहा होता है, ठीक है। अगर जैसे बात करते हैं मार्कर की कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करते हुए जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है बेटा, जो स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन।
और रोटेशनल मोशन क्या होता है कि अपने एक्सिस के राउंड अबाउट जो चीज रोटेट कर रही होती है उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या तो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं, ठीक है, या ट्रांसलेशनल मोशन में या रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो तीनों मोशन में भी एक साथ हो सकते हैं। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट भी कर रहा है और साथ साथ रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। रोटेट करने के साथ साथ वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव भी कर रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन में होते हैं, ठीक है। मैटर के कौन से मोशन में आपको मैंने बता दिया, या तो वाइब्रेशनल मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में या आपके पास जो है वो ये कह लें रोटेशनल मोशन में, ठीक है बेटे। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम के वो इन मोशंस में होते हैं और मोशन की वजह से आपको पता है ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी के कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह जब मैटर के मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, मोशन में होते हैं, या तो वाइब्रेशनल मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में या आपके पास रोटेशनल मोशन में, तो वो मूव कर रहे हैं। जब वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मोशन में, तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है। इस वजह से कहते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर में हम यहाँ पे जब मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि भाई मैटर जो है मॉलिक्यूलर एटम से मिलकर बन रहा होता है, ठीक है। इसी तरह वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं या ट्रांसलेटरी या आपके पास जो है आप ये कह लें कि रोटेशनल मोशन में होते हैं, और उस मोशन की वजह से उनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो रही होती है, और वो एनर्जी क्या कहलाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर स्टोर होती है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे, ठीक है, मैटर के, कि भाई जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दो रिलेशन की बात हो रही है, वेलोसिटी और टेम्परेचर, कि भाई जितना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, ठीक है। जिस मतलब कौन सी वेलोसिटी, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी। मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड कर रही होगी किसके ऊपर, बेटा टेम्परेचर पे। कि भाई टेम्परेचर जो है वो अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। टेम्परेचर कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बात कर रहे होते हैं किस पे, कि भाई काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, इनके बिटवीन भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। टेम्परेचर जितना कम हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर जो है वो हम फाइंड कर रहे होते हैं। मतलब अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का अगर हम क्या कर लें बेटा, एवरेज कैलकुलेट कर लें, तो हमें जो है टेम्परेचर मिल जाता है। ये हम आगे जाके जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फिलहाल अभी यही डिस्कस करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर पे, तो मैटर में हमने यहाँ पे दो रिलेशन डिस्कस किए, एक वेलोसिटी और टेम्परेचर का और एक काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का, ठीक है। कि भाई अगर जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब कैसे कि टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर ज्यादा होगी तो बेटा वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स जो हैं वो आपने खुद पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर में आपने लिखना है, ठीक है। आप लोग लिख लिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बुक से हेल्प ले सकते हैं, आप लोग को नोट्स आपको प्रोवाइड जो है वो किए, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, या आप लोग जो है वो मुझसे जो है वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को या तो प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें, या फिर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, ठीक है बेटे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर में हमने कुछ चीजें डिस्कस की। अब चलते हैं आगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास बेटा तीन होती हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तीन स्टेट्स होती हैं मैटर की, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज भी हम यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस करेंगे कि मैटर की जो तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के आपने जो है वो क्या लिखने, पॉइंट्स लिखने। अगर आपने जो है वो अभी जो है वो नहीं लिखे पॉइंट, ठीक है, या तो हेडिंग डाल के आपने जो है वो 6-7 लाइनें छोड़ देनी है, ठीक है, ताकि आप बाद में इनके पॉइंट्स लिख लें, या फिर आप अभी पहले पॉइंट्स लिख लें, उसके बाद जो है वो फिर हेडिंग डाल दिएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर में हेडिंग डाल दिएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो इनको आपस में एक साथ जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इनका कंपैरिजन करते हुए। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस इसी तरह आपने 3 कॉलम्स जो है बनाने हैं, ठीक है। तो आपके जो रजिस्टर उसमें 2 लाइन ड्रॉ कर लें तो आपके पास 3 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। मैंने एक रफ स्केच सॉलिड, लिक्विड और गैस के यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि जो है वो आप लोगों को समझाने में
आप लोगों को जो है वो आसानी हो, ठीक है, और आप लोग इजीली जो है वो इसको समझ सकें। तो आ जाए बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर पे और हैंड डाल देगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो सॉलिड की सबसे पहले हम बात करेंगे करके जो है वो सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनके पॉइंट्स भी लिखेंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो 3 कॉलम्स जो है वो ऐसे बनाने कि इनके जो है इनके नीचे इनके सॉलिड के नीचे सॉलिड के, लिक्विड के नीचे लिक्विड के और गैस के नीचे गैस के जो है वो पॉइंट्स लिख सकें। सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज और गैस की प्रॉपर्टीज जो है वो हम यहाँ पे लिख सकें इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, लिक्विड की, उसके बाद फिर गैस की, तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो बेटा सॉलिड में आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने एक डायग्राम इसकी बनाई है, ये एक मॉलिक्यूलर डायग्राम है, ठीक है, कि इसके अंदर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज, एक जो सबसे पहले अगर हम इनके बात करते हैं साइज की, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। और लिक्विड का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो सॉलिड से तो छोटा होगा लेकिन गैस से बड़ा होगा, ठीक है। और गैस का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो बहुत ही ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्पेस की, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो है स्पेस जो होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, ठीक है, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में क्या होता है बेटा, निग्लेजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है आप ये कह लें स्मॉल जो है होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्पेस है, ठीक है, वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा और लिक्विड से कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, ठीक है, और इस वजह से ये मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल की मूवमेंट में आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई वो कौन सी मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको हम आगे भी फर्दर डिस्कस भी करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद, ठीक है। वो ट्रांसलेशनल मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो जो मूवमेंट होती है उसको एक साइंटिस्ट ने भी जो है वो एक्सप्लेन किया है, रॉबर्ट ब्राउन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक ब्राउनियन मोशन के अकॉर्डिंग, कि भाई जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो एक जिगजैग मोशन के अकॉर्डिंग हो रही होती है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल के बिटवीन जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो स्पेस होता है वो एज कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो अब यहां पे हमने देखा कि भाई सॉलिड के बिटवीन जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, ठीक है, यहाँ पे वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। इसी तरह लिक्विड में जो है वो क्या है, मीडियम है, और गैस में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। इस वजह से बताते ही हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ही एक पॉइंट यहाँ पे बताया जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर में, कि यहाँ पे जो है वो एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ठीक है, वो देख लीजिएगा, लिख भी लिएगा, नोट भी कर लिएगा, कि भाई काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर में बताते हैं कि मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जितना ज्यादा स्पेस होगा, ठीक है, अट्रैक्शन उतनी कम होगी। स्पेस कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इसका मतलब स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिटवीन स्पेस कम होगा, ठीक है, तो उनके बिटवीन अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या होगा बेटा, स्पेस ज्यादा होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के अंदर जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पे वापस आते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या बेटा, नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर यहाँ पे स्पेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन स्पेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके बिटवीन कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है, मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ी सी कम होती है, और गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इतना ज्यादा स्पेस होता है कि गैस के अंदर बताते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो अट्रैक्शन होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ पॉइंट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो डिस्कस कर लिए, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, तो इन तीनों को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उनके बारे में फिर हम उनको भी लिखेंगे, ठीक है।
तो सॉलिड के अंदर सबसे पहले जो है वो हमने क्या डिस्कस किया कि भाई जो मॉलिक्यूलर साइज है, ठीक है, सॉलिड का, ठीक है, वो क्या है बेटा, लार्ज है, वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस, ठीक है। और लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो क्या होता है, मीडियम होता है, और गैस की जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो क्या होता है बेटा, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट पॉइंट जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है, इनके साइज के बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट सॉलिड में लिखना स्टार्ट करें, तीनों बेटा। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर हम गैस में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट सॉलिड में लिख लीजिएगा, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सॉलिड, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सॉलिड इज, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सॉलिड इज लार्ज, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सॉलिड इज लार्ज, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सॉलिड इज लार्ज। लिक्विड में लिखिएगा, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ लिक्विड, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ लिक्विड इज मीडियम, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ लिक्विड इज मीडियम। और गैस में लिखिएगा, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ गैस, द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ गैस is very small, the molecular size of gas is very small, ठीक है। तो सॉलिड में लिखा, molecular size of solid is large, सिंपल ये लिख लें। लिक्विड में the molecular size of liquid is medium, और गैस में the molecular size of gas is very small, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने इनके molecular size के बारे में लिखा। फिर सेकेंड पॉइंट में हम यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में लिखेंगे, ठीक है, कि भाई यहां पे सॉलिड के अंदर जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो स्पेस है वो क्या है बेटा, नेग्लिजिबल है, ठीक है, ना होने के बराबर है। इसी तरह लिक्विड के बिटवीन जो स्पेस है वो क्या मीडियम है, और गैस मॉलिक्यूल के बिटवीन जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत लार्ज स्पेस है। तो इस वजह से यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम इनके स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में लिखेंगे। तो लिख लीजिएगा सेकंड पॉइंट में, सॉलिड में सबसे पहले सेकंड पॉइंट सॉलिड में लिख लीजिएगा, the intermolecular space in solid, the intermolecular space in solid is very small, the intermolecular space in solid is very small, the intermolecular space in solid is very small, ठीक है बेटे। इसी तरह लिक्विड की बात करें तो लिखिएगा लिक्विड में कि the intermolecular space in liquid is medium, the intermolecular space in liquid is medium, the intermolecular space in liquid is medium। गैस में लिखिएगा, the intermolecular space in gas, the intermolecular space in gas is very large, the intermolecular space in gas is very large, ठीक है बेटे। तो सेकंड पॉइंट आपने तीनों स्टेट में जो सेकंड पॉइंट इनके इन मॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में लिखा। थर्ड पॉइंट हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बारे में लिखेंगे। तो थर्ड पॉइंट तीनों स्टेट्स में हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बिटवीन गैस जो स्पेस है, जो गैप है वो कम है, तो इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहाँ पे सॉलिड में ज्यादा है, लिक्विड में मीडियम है, ठीक है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वेरी लो है, या अब ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड में लिखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन in solid is very high. Intermolecular attraction in solid is very high. Intermolecular attraction in solid is very high, ठीक है भाई। तो हमने लिखा कि भाई सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत हाई होती है, ठीक है। इसी तरह लिक्विड में लिखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन लिक्विड इज मीडियम। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन in liquid is medium, intermolecular attraction in liquid is medium। और गैस में लिखिएगा
कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इन गैस इज नेग्लिजिबल और वेरी लो। आप लिख सकते हैं इज नेग्लिजिबल और वेरी लो, ठीक है ना। नेग्लिजिबल की स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, लिख के देखिएगा। ठीक है, NEGLIGIBLE, ठीक है। तो आपने लिखा थर्ड पॉइंट में कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इन गैस इज नेग्लिजिबल और वेरी लो, ठीक है बेटे। तो 3 पॉइंट्स आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस में लिख लिए। और फर्स्ट पॉइंट में आपने इनके जो है सबसे पहले मॉलिक्यूलर साइज के बारे में बात की, फिर हमने लिखा इनके बिटवीन जो स्पेस है, मॉलिक्यूलर स्पेस वो कितना है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो डिस्कस की। उसके बाद बताते हैं कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस में कि सॉलिड जो है, ठीक है, वो नॉन कंप्रेसिबल है, सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता। इसी तरह लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो है वो स्लाइडली कंप्रेसिबल है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके बिटवीन मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा होता है, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, सॉलिड लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल के बिटवीन स्पेस है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो इस वजह से लिक्विड थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता है। और गैस जो है वो बेटा, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से गैस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। और क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल के बिटवीन जो गैप है या स्पेस जो है वो नहीं होता, इस वजह से सॉलिड जो है वो नॉन कंप्रेसिबल है। तो फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट में हम क्या लिख रहे हैं, सॉलिड में लिखिएगा सबसे पहले, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड में लिखिएगा, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड में लिखिएगा फोर्थ पॉइंट, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। और इस तरह से लिख लें फोर्थ पॉइंट लिक्विड में कि लिक्विड्स आर स्लाइडली कंप्रेसिबल और पार्शियली कंप्रेसिबल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिक्विड में लिखिएगा, लिक्विड्स आर पार्शियली कंप्रेसिबल और स्लाइडली कंप्रेसिबल। पार्शियली कंप्रेसिबल लिखें या स्लाइडली कंप्रेसिबल लिखें, एक ही बात है, ठीक है। और गैस में लिखिएगा कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है भाई। तो आपने लिखा सॉलिड में, सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड में लिखा, लिक्विड्स आर स्लाइडली और पार्शियली कंप्रेसिबल। गैस में क्या लिखा, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है भाई, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट, ठीक है, बताते हैं कि भाई सॉलिड जो है उसकी कुछ ना कुछ शेप होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में ही सॉलिड हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर है, ठीक है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड की कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप होती है। लिक्विड और गैस की कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। तो लिक्विड और गैस की कोई शेप नहीं होती है, किसी भी शेप में आप इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो सॉलिड में जो है लिख लीजिएगा, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप। लिक्विड हैज इनडेफिनेट शेप। और गैस में भी लिखेगा, गैस हैज इनडेफिनेट शेप, ठीक है। सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, ठीक है। लिक्विड और गैस में लिखिएगा कि लिक्विड हैज इनडेफिनेट शेप, और गैस में भी लिखिएगा कि गैस हैज इनडेफिनेट शेप, ठीक है बेटे। तो ये आपने 5 पॉइंट जो है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट की प्रॉपर्टीज जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्राउनियन मोशन, ठीक है भाई। तो हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की। ब्राउनियन मोशन, ठीक है बेटे।
ब्राउनियन मोशन की अगर हम बात करें तो ब्राउनियन मोशन क्या है कि वो मोशन जिसके अंदर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है उस मोशन को हम यहाँ पे ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लें कि भाई गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बिटवीन स्पेस जो है वो ज्यादा होता है। अब इनकी जो मूवमेंट होती है वो होती किस तरह से, एक तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, और दूसरा ये है कि वॉल टू मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो अब यहां पे देखें कि भाई ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक मूव कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है, ये जिगजैग जो मोशन है, ठीक है, ये जो जिगजैग मोशन है, ठीक है, इस मोशन को हम बेसिकली ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट क्या होती है बेटा, जिगजैग मोशन होती है, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन को जिगजैग मोशन भी हम कह सकते हैं कि भाई गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल टू वॉल जो है वो आपस में क्या कर रहे होते हैं बेटा, वो कोलाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, मॉलिक्यूल से वॉल की तरफ जब वो मूव करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ऑल्दो वो जो है वो जिगजैग मोशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। जब जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल पे गए, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक अगर एक मॉलिक्यूल मूव करते हुए गया तो एक स्ट्रेट लाइन में, वहां से टकरा के जब वो वॉल पे आएगा कंटेनर की, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में, फिर वहां से दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे वॉल की तरफ जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन में। तो जो उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स की, तो उन मूवमेंट को हम बेसिकली ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो हिंट डाल दी कि ब्राउनियन मोशन की, और ब्राउनियन मोशन के बारे में लिख लीजिएगा। ब्राउनियन मोशन को रॉबर्ट बॉयल जो है, रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, उसने 1827 रॉबर्ट ब्राउन 1827 में उन्होंने ये जो है वो डिस्कवर किया और इसको नाम दिया कि भाई ब्राउनियन मोशन का, ठीक है। और उसमें बताया कि भाई जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, ठीक है, वो एक जिगजैग मोशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन मोशन को हम बेसिकली ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। तो ब्राउनियन मोशन के बारे में बेटा लिखना स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोग जो है वो, आप लोगों ने शायद इससे पहले भी ये डिस्कस किया हो, इससे पहले भी कहीं साइंस में आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी हिंट डाल दें और इसकी डेफिनेशन जल्दी से लिखें। अ रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन, अ रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, अ रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, अ रैंडम ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल is called as Brownian motion. A random translation motion of gas molecule is called as Brownian motion. Is called as Brownian motion. ठीक है बेटे, तो ब्राउनियन मोशन की आप लोगों ने डेफिनेशन आई होप लिख ली होगी। ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन के बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा इलास्टिसिटी। तो हेड डाल दिएगा इलास्टिसिटी की। अच्छा बेटा, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी की बेटा अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी क्या है कि वो प्रॉपर्टी जो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, तो उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मैटर पे आपने फोर्स लगाई, वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करता हुआ गया लेकिन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को जो उस बॉडी के अंदर है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। उसके अंदर इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अगर स्केल की, ठीक है, सपोज कर लें, ठीक है, स्केल पे हमने लगाई फोर्स, तो स्केल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करते हुए गया, जब फोर्स हटाई तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। जब स्केल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करते हुए जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि किस प्रॉपर्टी की वजह से जा रहा है, इलास्टिसिटी की वजह से। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है बेटा, इलास्टिसिटी है। तो प्रॉपर्टी जो है इलास्टिसिटी क्या है कि वो प्रॉपर्टी जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या करती है बेटा, मूव करा देती है। ठीक है, अच्छा, इस पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाए, ठीक है, लेकिन जो है जैसे हम फोर्स रिमूव करेंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखने से पहले इसकी कंडीशन थोड़ी सी देख लीजिएगा।
फॉर एग्जाम्पल कि कोई थ्रेड है, ठीक है, आपने इसको दो कॉर्नर से अटैच किया हुआ है, ठीक है, इस पर आपने लगाई फोर्स, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नीचे चला गया, ठीक है। और फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करते हुए नीचे गया, फिर इस पे एक फोर्स लग रही होगी जो ऑब्जेक्ट को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ रही है, ठीक है। तो जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करते हुए गया, इस फोर्स को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, इस फोर्स को कहते हैं बेटे इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि इलास्टिसिटी क्या है, कि वो प्रॉपर्टी जो बॉडी को वापस, अगर बॉडी पे कोई फोर्स लगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाए, तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या कहलाती है बेटा? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का जो प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर दो फोर्स होती हैं, एक अनबैलेंस फोर्स और एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। अनबैलेंस फोर्स वो होती है जो बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करा रही होती है, और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या है बेटा? जो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ रही है। तो इस फोर्स को हम इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स को भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हिंट डाल दिएगा इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखिएगा कि इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच body can come back. It is a property by which body can come back to its original position. It is a property by which body can come back to its original position. Body can come back to its original position after removal of an unbalanced force. After removal of an unbalanced force. It is a property by which body can come back to its original position after removal of an unbalanced force. ठीक है बेटे, तो अनबैलेंस फोर्स अगर हम रिमूव करें तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा? इलास्टिसिटी। अब इसके अंदर आपने देखा कि इलास्टिसिटी के अंदर एक अनबैलेंस फोर्स और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये दो चीजें क्या हैं, कौन सी फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स की। तो इन डाल दिएगा बेटा अनबैलेंस फोर्स की। ठीक है, और अनबैलेंस फोर्स क्या है? अनबैलेंस फोर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करें कि ये वो फोर्स है जो बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करवा रही है, ठीक है। तो जो बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करवा रही है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। जो बॉडी पे अप्लाई करें और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाए, उस फोर्स को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है बेटे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको स्केल पे फोर्स अप्लाई करके दिखाई कि स्केल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स के बारे में लिख लीजिएगा, it is a force by which body can transfer from its original position. It is a force by which body can transfer from its original position. तो अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन कि इट इज अ फोर्स बाय विच बॉडी कैन ट्रांसफर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से जो बॉडी को ट्रांसफर कर दे, ठीक है, मूव करवा दे, उस फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स के बाद हिंट डाल दीजिए बेटा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। हिंट डाल दें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है।
तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में कि वो फोर्स जो बॉडी को, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ रही है। बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव किस फोर्स की वजह से कर रही है बेटा, अनबैलेंस फोर्स की वजह से, लेकिन बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कौन सी फोर्स लेके आ रही है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। जैसा भी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, पहले देखा था कि भाई स्केल पे फोर्स लगा रहे हैं तो स्केल मूव करते हुए जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं, तो स्केल पे जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या है बेटा, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि ओरिजिनल पोजीशन से स्केल मूव कर गया, लेकिन वापस जिस फोर्स की वजह से आ रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली रिएक्टिव फोर्स है और उस रिएक्टिव फोर्स को हम इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करें। इट इज अ फोर्स बाय विच body can come back. It is a force by which body can come back to its original position. It is a force by which body can come back to its original position. It is a force by which body can come back to its original position. ठीक है बेटे, फुल स्टॉप। तो यहां तक आके आपने इलास्टिसिटी, ठीक है, और अनबैलेंस फोर्स और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस किया। यहां तक आगे क्लास को बेटे हम करेंगे अब यहां पे एंड, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हो यहां तक तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा बेटा प्रेशर से हम स्टार्ट करेंगे। प्रेशर क्या है, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्ट्रेन की कुछ टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर हम हुक्स लॉ पे आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।